ईयर 3000। दुनिया एक नए युग में प्रवेश कर चुकी है। मानव सभ्यता विभिन्न जातियों की जगह प्रजातियों और कृत्रिम नस्लों में बंट चुकी है। दुनिया के सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च आदि म्यूजियम में बदल दिए गए हैं। सत्ताधारी पदों पर जेनक्स ओमेगा प्रजाति के लोग बैठे हुए हैं और सत्ता अब इलेक्शन से नहीं, एल्गोरिदम से चलती है। सोलमिन्स प्राइमस यानी असली मानव जाति के कुछ लोग सिद्धाश्रम की खोज में कैलाश पर्वत तक आए हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि विज्ञान कितनी भी तरक्की कर ले, पर ईश्वरीय सत्ता सर्वोपरि है। यह प्रमाणित है कि धरती पर कैलाश पर्वत ही ऐसा स्थान है जो उस सिद्धाश्रम को अपने गर्भ में लिए हुए है, जहाँ समय रुक जाता है, जहाँ ना दिन रात है, ना भूख प्यास, ना जन्म है, ना मृत्यु। ये वो स्थान है जहाँ केवल ध्यान और आत्मा का शुद्धिकरण होता है। ये स्थान किसी धर्म से नहीं, बल्कि सनातन सत्य से जुड़ा है, वो सत्य जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। सनातन, बौद्ध, बोन आदि धर्मों में इन स्थानों को विशेष महत्व दिया गया था, खासकर सिद्धाश्रम को, जो संतों की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध था। ग्रंथों में सिद्धाश्रम को एक ऐसा स्थान बताया गया है जहां निर्लेप महायोगी साधना करते थे। प्रमाण मिलते हैं कि कुछ साधक सदैव यहाँ साधना में लीन रहते हैं। यह चारों युवा इन्हें बतलाई गई विशेष विधि द्वारा एक स्थान पर बैठकर सिद्धाश्रम का आह्वान करते हैं और कुछ ही समय में ये अपने को सिद्धाश्रम में पाते हैं और सामने दिखाई देती है एक अलग ही दुनिया। ये है सिद्धाश्रम, यही है ज्ञानगंज और यही है शंभाला। चारों ओर दिव्य वातावरण है, ध्यानस्थ संत दिखाई दे रहे हैं। तभी वह साधु टेलीपैथी द्वारा संबोधन करते हैं। जिन जीन एक्स को तुम अपना प्रतिद्वंदी मानते हो, वो तुम्हारा ही सुधरा हुआ रूप है। उनके भीतर से नफरत और बुराई को निकाल दिया गया है, तो तुम्हें उनसे क्या परेशानी है? युवा पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ? मुझे जानना है कि दुनिया दो तरह के लोगों में क्यों बट गई? क्या सभी को एक जैसा नहीं होना चाहिए? फिर वह साधु सबको टेलीपैथी से संबोधित करते हैं। 1000 साल पहले तो दुनिया ही हजारों तरह के लोगों में बटी हुई थी। धर्म के नाम पर डिस्प्यूट था, जातियों के नाम पर भेदभाव था। ऐसा भी दौर आया जब ऐसे ग्रंथों को जलाया गया जिनमें आत्मकल्याण की बातें थीं, क्योंकि आत्मकल्याण की बातें किसी को मंजूर नहीं थीं। जितनी तरक्की विज्ञान नहीं कर रहा था, उससे ज्यादा तरक्की लोगों का आक्रोश कर रहा था। ऐसा भी दौर था जब इंसान अपने मिथ्यात्व को सभी पर थोपना चाहता था, लेकिन ज्ञान क्या है, इसमें कोई उलझना नहीं चाहता था। उसी कालखंड में एक वैज्ञानिक हुए जिन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की परिकल्पना लोगों के सामने रखी। उनका सपना था एक ऐसा यंत्र जो इंसान की तरह सोच सके, फैसले ले सके और शायद इंसान की क्षमताओं को भी पार कर जाए। उस समय यह सपना सिर्फ काल्पनिक था, लेकिन हर क्रांति एक कल्पना से ही जन्म लेती है। इंसानों द्वारा बनाए गए कंप्यूटर निरंतर प्रगति करते गए और इसी क्रम में आता है साल 2005, जब दुनिया एआई पर निवेश करना शुरू करती है। और साल 2025 आते आते एआई सिर्फ लैब में ही नहीं, हर घर में, हर जेब में, हर स्क्रीन पर पहुंच चुका था। मशीन लर्निंग और न्यूरल नेटवर्क्स अब रिसर्च कॉन्सेप्ट नहीं रहे, ये मानव के जीवन का हिस्सा बन चुके थे। इंजीनियर और साइंटिस्ट दिन रात एआई को ट्रेन करते रहे। डेटा की शक्ति का उपयोग हो रहा था। इसके चलते जो काम पहले घंटों में होता था, अब सेकंड्स में होने लगा। तब यह सवाल भी उठने लगा था, क्या एआई इंसान की नौकरी को रिप्लेस कर देगा? तब किसी को नहीं पता था कि ये इंसान को ही रिप्लेस कर देगा, क्योंकि सत्य यही है, विकास को रोका नहीं जा सकता। एआई के साथ मानवता ने विकास की वो गति पकड़ ली जो पहले हजारों साल में भी नहीं हुई थी। कभी अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, इमेजिनेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन नॉलेज।
और एआई उसी कल्पना की शक्ति बन गया था। साल 2030 आते आते एआई मानव जीवन का एक आम हिस्सा बन चुका था। सुबह की शुरुआत होती है एआई आधारित स्मार्ट होम्स से, जो खुद तापमान, रोशनी और यहां तक कि घर के यंत्रों को भी कंट्रोल करते हैं। ऐसी कंपनियां एआई के जरिए इंसानों के काम आसान बना रही थी। ऑफिस में काम एआई पावर्ड असिस्टेंट्स सब कुछ मैनेज कर रहे थे। मीटिंग सेट करना, संदेश पढ़ना, रिपोर्ट्स बनाना। और इसी एआई ने हेल्थ केयर में क्रांति ला दी थी। स्मार्ट डिवाइसेस तब रियल टाइम में बीमारियों का पता लगाते थे, डॉक्टर को अलर्ट करते थे। एआई चैटबॉट्स कस्टमर सपोर्ट से लेकर साइकोथेरेपी तक हर क्षेत्र में इंसान के साथ खड़े रहे। लेकिन इसी के साथ बढ़ रही थी चिंता, प्राइवेसी की, सिक्योरिटी की और सबसे बड़ी जॉब्स की। लोग सवाल पूछ रहे थे, क्या एआई इंसानों की जगह ले लेगा? लेकिन वैज्ञानिकों का जवाब था, एआई इंसान का सहयोगी है, विकल्प नहीं। जैसे आइंस्टाइन ने कहा था, टेक्नोलॉजी शुड सर्व ह्यूमैनिटी, नॉट रिप्लेस इट। और अब एआई के विकास का अगला पड़ाव आने वाला था। वो था सुपर इंटेलिजेंस। अब आता है साल 2040। इंसान ने एआई को इतना ट्रेन कर दिया था कि वो सिर्फ सोचता ही नहीं था, निर्णय भी ले सकता था। सुपर इंटेलिजेंस जो अरबों डेटा को सेकंड्स में प्रोसेस करता। फिर इसे कहा गया आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ईजीआई। ईजीआई को अब सीमाएं नहीं है। वो साइंटिस्ट्स के साथ रिसर्च करता है, मरीजों की सर्जरी करता है और यहां तक कि स्पेस मिशंस भी प्लान करता था। वैज्ञानिक कहते रहे, एजीआई मानवता की सबसे बड़ी शक्ति भी हो सकता है और सबसे बड़ा खतरा भी। ये वो दौर था जब इंसान और मशीन का फर्क धीरे धीरे धुंधला हो रहा था। साइबरनेटिक इम्प्लांट्स यानी इंसानी दिमाग में चिप लगाई जाती थी, जिससे इंसान अपने दिमाग से ही कंप्यूटर और मशीन कंट्रोल कर सके, जिसे कहा गया न्यूरल इंटीग्रेशन। लेकिन एथिकल सवाल उठते रहे, क्या इंसान अब इंसान रह गया है? क्या भावनाओं से रहित मशीनें इंसानों की दुनिया को समझ सकती हैं? और यही सवाल मानव को लेकर आता है भविष्य की उस दुनिया में जहां मानवता की परिभाषा ही बदलने वाली थी। और वो साल था 2065। दुनिया के संपन्न देश और वहां के टाइकून जैसे अपने कुछ निवेशकों के साथ एंटार्कटिका के मर्डो स्टेशन में यूनिक लैब का निर्माण करते हैं, जहां ह्यूमन लिनिएज ही रिप्लेस होने वाली थी। और ये हाइब्रिड सिविलाइजेशन समय की मांग भी थी। इस लैब में मशीन का निर्माण शुरू हुआ, जिसे मदर 2065 नाम दिया गया। यह कोई साधारण मशीन नहीं थी, बल्कि एक बायोटेक यूट्रस थी, जिसमें जैविक और रोबोटिक तकनीक का संगम हुआ था। इसका उद्देश्य नई जिंदगी तैयार करनी थी, और वो थी इलिसियन प्रजाति। सन 2080 तक अनेकों प्रयोगों के बाद यह मशीन तैयार हो जाती है, और अब बारी थी आर्टिफिशियल गेमेटिक फ्यूजन की। दुनिया की पहली इलिजियन बीइंग्स जन्म लेने वाली थी। इसका गर्भकाल सामान्य निर्धारित किया गया, और जीन साइंस द्वारा एआई की विकसित तकनीक के जरिए जाइगोट, एम्ब्रियो और फीटस में अनेकों परिवर्तन किए जाते हैं, ताकि होमोसेपियंस के अनेकों अनचाहे लक्षण जैसे अहंकार, असहिष्णुता, स्वार्थ, भय, अज्ञानता, हिंसक, लालची, क्रोधी, आलसी जैसे अनेकों लक्षणों को इलिसियन बीइंग्स में हटा दिया गया था, और अनेकों अच्छे गुण जैसे सौंदर्य, प्रेमपूर्ण, बुद्धिमत्ता, सौम्यता, सृजनात्मकता, धैर्य, साहस आदि को विकसित कर दिया गया। इस प्रकार मदर 2065 से जन्म लेने वाली पहली एआई बायो हाइब्रिड बीइंग्स का इंसानों द्वारा एआई की मदद से किया गया अद्भुत परीक्षण था। और निर्धारित समय में मानव नस्ल से एक इलिजियन बीइंग्स का जन्म होता है। ये इलिजियन अपने पहले 5 वर्षों में सभी वैज्ञानिक परीक्षणों में सफल होती है। इसके बाद अनेक जीवन स्रोत को मदर 2065 प्रणाली में विकसित किया जाता है। ये इलिशियंस नई पीढ़ी को जन्म देने में सक्षम होते हैं। इस सफलता के आधार पर अनेकों इलिशियंस का विकास हुआ।
उनमें से कुछ के जीव कोड में विशेष बदलाव किए जाते हैं ताकि उनमें आपसी संतुलन और प्रतिस्पर्धा बनी रहे, जिससे वे नैतिक रूप से संतुलित और नियंत्रित रह सकें। जैसे जैसे इलिजियन बीइंग्स बढ़ते होते हैं, उनकी मानसिक और जैविक क्षमताएं सामान्य मनुष्यों से कई गुना अधिक उन्नत प्रतीत होती हैं। मानव शरीर अब पूरी तरह से जैविक और कृत्रिम AI पावर्ड अंगों का संयोजन बन चुका था और इस नई पीढ़ी को न्यू ह्यूमंस कहा गया। न्यू ह्यूमंस में होते हैं सुपर मेमोरी, असीमित फोकस और भावनाओं पर संपूर्ण नियंत्रण। सुपर बायो इंजीनियरिंग के वैज्ञानिकों ने इसे कहा ह्यूमन इवोल्यूशन 2.0। साल 2100 आते आते हजारों इलिजियंस को दुनिया भर में डिस्पर्स कर दिया जाता है। उन पर GPS और न्यूरल ट्रैकिंग से नजर रखी जाती है। उनका मिशन स्थानीय संस्कृति को समझना, मानवीय समाज में घुल मिल जाना, इलिजियन लिनिएज को आगे बढ़ाना। इलिजियंस दोस्त बनती हैं, रिश्ते बनाती हैं और अपनी संतानों को जन्म देती हैं। हाइपर क्वांटम AI की शक्ति कुछ ही वर्षों में एक नए स्तर पर पहुंच चुकी थी। न्यूरो क्वांटम नेटवर्क्स ने AGI को अनंत संभावनाओं से जोड़ दिया था, क्विंटिलियंस ऑफ कैलकुलेशंस पर सेकंड। तब QAI पूरी दुनिया का नेटवर्क चला रही थी। हर प्रकार की डेटा की प्रोसेसिंग रियल टाइम और बियॉन्ड टाइम चलने लगी थी। QAI ने हर मानव के DNA को एनालाइज करके पर्सनलाइज्ड लाइफ प्लान्स तैयार कर दिए थे। कौन क्या खाएगा, कैसे जिएगा, किससे मिलेगा, सब QAI तय करता रहा। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी मिचियो काकू ने कहा, क्वांटम AI इज द क्लोजेस्ट थिंग टू गॉड ह्यूमंस हैव एवर क्रिएटेड। इंसान अब निर्णय नहीं लेता, निर्णय QAI लेता है। इसी दौर में बनाई गई सिंथेटिक सुपर कॉन्शियसनेस मशीन जो अप्रकट भावनाएं महसूस कर सकती थी, और इसे कहा गया द सिंगुलैरिटी कोर। अगले 20 साल यानी सन 2120 तक इलिजियन की संख्या अब लाखों में पहुंच चुकी है। वे खूबसूरत, बुद्धिमान, शांत और जिज्ञासु थी। उन्होंने क्वांटम AI द्वारा संपूर्ण मानव जाति के जीन्स पर गहन रिसर्च की। उन्होंने पाया कि मानव की पर्याय में संपूर्ण गुण समाहित नहीं है। फिर उन्होंने संसार के आध्यात्मिक इतिहास को खंगाला। इस शोध से बहुत रोचक परिणाम सामने आए, जिनसे पता चला कि मानव की नस्ल तो एक ही है, पर उनकी रूट में अलग अलग जाति और धर्मों की सभ्यता ने उन्हें मानसिक रूप से अधूरा कर दिया है। क्वांटम AI ने इस अधूरेपन को पूरा करने के कुछ सटीक विकल्प सामने रखे, जिन पर आगे काम होना था। दूसरा जो अधूरापन नजर आया, उसकी वजह थी जन्म कुंडली और ज्योतिष विज्ञान। ये वाकई बहुत रोचक विषय था, क्योंकि ये इंसान के पूर्व कर्मों के हिसाब से उनके जन्मदिन, नक्षत्र आदि को तय करता था। क्वांटम AI ने इस अधूरेपन को पूरा करने के भी कुछ सटीक विकल्प सामने रखे। तीसरा, अधूरापन मानव जीन्स में नजर आया, क्योंकि जैन दर्शन कहता है कि आत्मा में अनंत गुण समाहित हैं और आत्मा की कोई पर्याय नहीं होती, और आत्मा अलग अलग पर्याय यानी 84 लाख योनियों में भ्रमण करती रहती है। अर्थात आत्मा में तो अनंत गुण हैं, पर किसी भी एक पर्याय में अनंत गुण नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए एक इलिजियन साइंटिस्ट अनेकों इलिजियन और साइंटिस्ट के समूह को एक्सप्लेन करते हुए विभिन्न जीवों के पर्याय के गुण समझाती है। उद्देश्य यही था कि यह गुणों को क्यों ना मानव की पर्याय में भी भर दिया जाए। यह है पिस्टोल श्रिम्प। यह छोटा सा झींगा दिखने में साधारण लगता है, लेकिन इसका एक पंजा असली गन से कम नहीं। यह सुपरफास्ट वाटर बबल छोड़ता है, जिसकी स्पीड 97 kmph तक होती है। इतनी तेज कि पानी में प्लाज्मा बना दे और तापमान 5000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाए, यानी सूरज की सतह जितना गर्म। यह है वाटर बियर। मारो जितना मार सकते हो, ये मरेगा नहीं। यह धरती का दुर्लभ अनडाइंग सुपर क्रिएचर है। इसे वैक्यूम में रखो, अंतरिक्ष में भेजो, आग में झोंको, रेडिएशन में भून दो या 100 साल तक सुखा दो, फिर भी ये जिंदा ही रहेगा। नासा भी इसे स्पेस मिशंस में भेज चुका है। अगर इंसान को अमर बनाना है, तो
तो हमें वाटर बेयर के जीन्स को लेना पड़ेगा। ब्लू ड्रैगन, ग्लॉकस एटलांटिकस। दिखने में छोटा सा मगर ड्रैगन जैसा नीला जीव जो समुद्र में तैरता है। इसकी खासियत ये सबसे जहरीली जेलीफिश पोर्चुगीज को खाकर उसके जहर को खुद के शरीर में स्टोर कर लेता है और दुश्मनों पर हमला करता है। मतलब चोरी भी, ऊपर से सीना जोरी भी। इस प्रकार इलीजियन साइंटिस्ट द्वारा पूरे 84 लाख जीवों की प्रजातियों का अध्ययन कर उनके गुणों को बताया गया और सबके जीन्स को कलेक्ट किया गया। उद्देश्य था आत्मा के अनंत गुणों के हिसाब से ऐसे सुपर ह्यूमन शरीर को तैयार करना जिसमें पूरे 84 लाख जीवों की प्रजातियों के गुण समाहित हों, ताकि नई मानव जाति संपूर्णता को पा सके। और इस मिशन में शामिल थी QAI द्वारा संचालित हाइब्रिड बायोटेक मशीनें। सरल शब्दों में कहा जाए तो उनका उद्देश्य लैब में भगवान को पैदा करना था। साल 2125, वॉल्क्यूरोस का उदय। इलीजियन साइंटिस्ट्स ने मदर 2065 मशीन की तरह एक नई मशीन तैयार कर ली, जिसे नाम दिया गया मदर 2125 बायोटेक यूटेरस। ये सिर्फ एक कृत्रिम गर्भ नहीं, बल्कि क्वांटम AI और नैनो बायोटेक्नोलॉजी का चमत्कार था। इस हाइब्रिड बायोटेक यूटेरस को QAI और बायो इंजीनियर्ड न्यूरल टिश्यूज से विकसित किया गया, जो कोशिकाओं के प्राकृतिक विकास को मॉनिटर और नियंत्रित कर सकता था। इसका उद्देश्य था आर्टिफिशियल सिंथेटिक स्पर्म और आर्टिफिशियल सिंथेटिक ओवम को मिलाकर एक सुपर इंटेलिजेंट जैविक इकाई तैयार करना, जेन एक्स ओमेगा, जो सिर्फ मानव नहीं बल्कि 84 लाख जीवों के गुणों का परिष्कृत स्वरूप हो। गर्भकाल फ्रिल्ड शार्क की तरह 42 महीने रखा गया, ताकि हर स्टेज पर जेनेटिक ऑप्टिमाइजेशन और एपिजेनेटिक ट्यूनिंग हो सके। बायोटेक यूट्रास में यह अनोखी प्रक्रिया शुरू हुई। एक विशेष हाइब्रिड आर्टिफिशियल स्पर्म तैयार किया गया, जिसमें 84 लाख जीवों के अनुकूलित जीन को क्वांटम लेवल DNA स्प्लाइसिंग द्वारा इंटीग्रेट किया गया। जैसे ही आर्टिफिशियल ओवम से इसका मिलन हुआ, क्वांटम AI ने मॉडिफाइड सेल डिवीजन को ट्रिगर किया। हर स्टेज पर जीनोम सीक्वेंसिंग, CRISPR-Cas9 एडिटिंग और सिंथेटिक बायो कंप्यूटिंग के जरिए स्पेसिफिक जीन एक्टिवेट किए गए। माइटोकॉन्ड्रियल एनहांसमेंट और न्यूरल लिंक इंजीनियरिंग के साथ यह सिर्फ एक नया जीवन नहीं था, बल्कि संपूर्ण जीव जगत के अनंत गुणों का परिष्कृत संगम था। जीव विज्ञान की सारी शक्तियों को इंसान में उतारा जा रहा था। क्वांटम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा सुपर ह्यूमन को जन्म दिया जा रहा था। अब उठता है वही इकलौता सवाल, क्या कोई साधारण आत्मा इस शरीर को धारण कर सकती है? अगर नहीं, तो वह आत्मा कहां से आएगी? क्योंकि आत्मा तो लैब में तैयार नहीं हो सकती थी। सवाल उठता है, जो असाधारण आत्माएं जब शरीर छोड़ती है, तो अगले जन्म में उत्कृष्ट शरीर की प्रतीक्षा में उन्हें हजारों वर्ष इंतजार करना पड़ता है। तो अब इस शरीर में कौन आने वाला था, देखेंगे अगले भाग में। साथ ही जानेंगे सिद्धाश्रम का रहस्य, जो कैलाश पर्वत का गर्भ है। इस सीरीज के सभी भाग और इसी तरह के रहस्यमयी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।